हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। आज हम लोग आपका जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के इंट्रोडक्शन की। जो एक्सरसाइज है आपकी 8.2 8.2 है ना, 8.2 उसका आज इंट्रोडक्शन करेंगे। और इंट्रोडक्शन का मतलब बहुत जरूरी बातें जो आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस करने में एक्सरसाइज 8.2 के, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज होती है जो कि आपके स्क्रीन पे लिखी भी है, वो है मध्य बिंदु प्रमेय या फिर मिड पॉइंट थ्योरम आपके पास में। अभी तक हमने अगर बात करें कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने ट्राइंगल त्रिभुज अच्छे से बहुत ढंग से कायदे से पढ़ा है, जिसकी वीडियोस पूरी अपलोड है हमारे चैनल पर। आपको आपने देखी भी होंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लो, नहीं देखा तो ठीक है ना। फिर चैप्टर नंबर 8 जब हमने स्टार्ट करा उसमें हमने चतुर्भुज करा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, ठीक है आपके पास में। और इनके बारे में, इनके गुणों के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, त्रिभुज के गुणों के बारे में। और फिर हमने चतुर्भुज के गुणों के बारे में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं अब तक, यहां तक, है ना। अब हम लोग इन दोनों के मिक्स चीजों को पढ़ेंगे, इन दोनों का मिक्सअप पढ़ेंगे। मिक्सअप का मतलब है कि त्रिभुज और चतुर्भुज को के कुछ और स्पेशल जो आपस में कनेक्शन रखते हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज आपस में कनेक्शन रखते हैं, ऐसे गुणों के गुणों की हम लोग बात करेंगे। और उसी क्रम में जो आपकी स्क्रीन पे लिखी है प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, वो आती है, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा बातचीत इसमें ना फालतू की करके हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और पढ़ाते हैं आपको मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है और मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये आपकी एनसीईआरटी किताब के अंदर अगर देखोगे तो 8.9 यानी कि 8.9 प्रमेय संख्या है, थ्योरम नंबर ये। और बहुत अच्छी थ्योरम है, इसको हम प्रूफ भी कराएंगे और इसकी सारी बुनियादी बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, उसने ये बात कही। पहले इस स्टेटमेंट को समझ लो, देन हम प्रूफ करेंगे। जब समझ में आ जाए तभी प्रूफ करेंगे ना। इसने कहा कि अगर कोई ट्राइंगल मेरे पास में है, स्टेटमेंट समझिएगा, और मैं इस ट्राइंगल सपोज कर लो ए बी सी है, इस ट्राइंगल की कोई भी दो भुजाएं ले लूं मैंने मान ले लिया, सीधी सीधी बात ये ले लेते हैं, एक ये है एक ये है, और इनके मध्य बिंदु सपोज कर लो इसका मध्य बिंदु ई है और इसका मध्य बिंदु आपके पास में मिड पॉइंट वो एफ है। मध्य बिंदु तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। तो अगर इनको आपस में मिला दे तो एक रेखाखंड मिलता है ई एफ, एक रेखाखंड मिलता है ई एफ। तो भाई साहब एक बात ये कह रहे हैं कि ये जो ई एफ होगा वो हमेशा इस बीसी के समांतर होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, ऐसा है, ठीक है। जरूरी नहीं है ऐसा हो, चित्र ऐसा भी बन सकता था कि अगर सपोज कर लो ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है मेरे भाई, और हम लोग मध्य बिंदु इसका ले लेते हैं और इसका ले लेते हैं। सपोज इसका मध्य बिंदु पी है, इसका क्यू है। जब मैं इसको मिलाऊंगा ना तो ये जो पी क्यू रेखाखंड मिलेगा ये तीसरी भुजा मतलब ए सी के समांतर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक रिजल्ट और भी होता है, ये तो कंफर्म है इस प्रमेय से, कि जो ई एफ होगा, ई एफ इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो वो समांतर रहेगा बीसी के। लेकिन एक बात साथ ये भी ध्यान रखें कि जो ई एफ होगा बेसिकली वो बीसी का आधा भी होगा, हाफ होगा। मतलब अगर इसको नापा जाए तो ये इसकी नाप का आधा आधा होगा पूरा। अगर इसको आप करके भी देख सकते हैं घर पे, एक ट्राइंगल बना लें, उसके मध्य बिंदु ले लें दो भुजाओं के, उनको फिर मिला लें और फिर माप करके देखें कि इस तीसरी भुजा में और ये जो रेखाखंड बना है इसमें क्या संबंध आ रहा है। ये संबंध आपको दिखाई देगा बड़े आसानी से। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अच्छा, ये तो बात ध्यान, बस दो ही बातें ध्यान देनी है इसमें, कि हमारा जो ई एफ होगा, ये वाला ई एफ है, ये इसके समांतर होगा। दूसरी बात, ई एफ की जो वैल्यू होगी, ये इसकी ई एफ की जो माप होगी, अगर ये 5 है तो नीचे वाली ये 10 होगी, मतलब इसका आधा होगा। तो इसी पर मैं हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर बेटा हम यही पॉइंट्स प्रूव करेंगे और हमें यही काम करना, ठीक है। तो आई थिंक स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें देखें तो क्या बनेगा, इसमें पी क्यू समांतर बन जाएगा तीसरी भुजा ए सी के,
और जो पी क्यू रहेगा बेटा वो आधा हो जाएगा, ए सी का आधा हो जाएगा। तो ये रिजल्ट इस वाले ट्रायंगल के केस में बन जाएगा। ठीक है, इसको बहुत इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के अंदर। अब बड़ा इजी है, और ये क्लास 10th में जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसको हमें बहुत कायदे से यूज करना है। तो हल्के में लेके मत चलना बेटा, हल्के में लेने का मतलब रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, ओके। तो अब प्रमेय प्रूफ करने के लिए हम 3-4 चीजें करते हैं। सबसे पहले एक चित्र बनाना रहेगा, और उस चित्र से हमें लिखना पड़ेगा कि दिया है, हमें दिया क्या है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु बना लेते हैं। तो मैं यहां बना लेता हूं, बड़े आसानी से आपको दिख रहा होगा, है ना। ये सपोज कर लो ये ए है और ये हमारा बी है। थोड़ा इधर बनाओ यार, क्योंकि उधर फिर इसमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, आपके पास में, चलिए, हाँ ओके। तो इधर बना रहा हूं थोड़ा सा। ये हमारे पास में ए है और ए बी सी कोई ट्रायंगल है। सपोज कर लो दिस पॉइंट ए, ये बी है और ये सी है। और इसमें जो ए बी है इसका मध्य बिंदु मैं मान लेता हूं यहां पर कोई ई है, अपनी तरफ से सब मानना क्योंकि उसने तो स्टेटमेंट दी है। और इस वाले मध्य बिंदु को मैं एफ बोल देता हूं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं इनको मिलाता हूं बेटा तो ये एक रेखाखंड मिलता है मेरे को ई एफ। क्या मिलता है? ई एफ। तो पहले लिख लें कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी में जो भुजा है, भुजा ए बी, ये जो भुजा ए बी है, तथा ए सी के मध्य बिंदु, क्या दिए हैं? मध्य बिंदु क्रमशः मतलब क्रम के अनुसार आएंगे। ए बी का तो ई है ना आपके पास में, ई तथा एफ है। ये तो हमें दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हमें। और मेरे भाई हम लोगों को सिद्ध करना है प्रमेय के अनुसार। तो एक ही चीज सिद्ध करनी है, केवल और केवल ये कि जो रेखाखंड ई एफ है वो समांतर होगा बी सी के। ये हमें प्रूव करना है। साथ ही साथ ये भी हम प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कि जो ई एफ है बेसिकली, है ना, वो बी सी का आधा है। ये भी हम प्रूव कर देंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें लेके चलते हैं, 2 चीज हम प्रूव कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, क्या कैसे होगा, ठीक है, नहीं आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। जिन लोगों ने चैप्टर्स को अच्छे से देखा है, त्रिभुज बहुत बढ़िया पढ़ाया हमने चैनल पर। उसके बाद ये चतुर्भुज का अंतिम पड़ाव चल रहा है। इससे पहले चतुर्भुज को भी हमने बहुत कायदे से एक एक बातों को करते हुए पढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि जब मैं काम करूंगा इसमें तो आपको मजा आएगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो अब जो है हमें इसको प्रूव करने के लिए एक रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रचना। और रचना, देखो प्रमेय का जो प्रूफ होता है वो प्रूफ ऐसे ही होता है जैसे होता है, उसमें मैं अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं कर सकता। जो मेथड है उसी से करेंगे। लेकिन बस तरीका यह है कि मैं समझाने में थोड़ा सा आपको अब एफर्ट लगा सकता हूं और बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। तो रचना, हम एक रचना करते हैं कि ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी है हमें सी डी। देखो मैं बताता हूं आपको कहां है रचना। इसमें देखें आप, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बोलने से करने से समझ में आएगा। ये जो रेखा ए बी है इसके समांतर एक लाइन यहां पे खींच लो आप, इधर लंबी सी लाइन ऐसे करके, दिख रही है आपको? और इसे थोड़ा ऊपर ले जाओ, और इस लाइन को हमने खींचा, ए बी के समांतर एक रेखा हमने खींची जो सी से होती हुई जाती है। और मैं इस जो ई एफ जो रेखाखंड है इसको आगे तक ऐसे बढ़ा दे रहा हूं। तो ये जो पॉइंट यहां मिलता है, इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूं। ठीक है ना, आपके पास में। तो इस रेखा को अगर आप ये कह दो सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, इसको ऊपर कोई पॉइंट यहां पे ले लो ताकि आपको समझ में आए। जी कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं, इसमें क्या ले रहा हूं? जी पॉइंट। और मैं लिखता हूं ए बी के समांतर सी जी रेखा खींचिए, या फिर रेखा खींचो, ऐसा कर लो ना, खींचो, थोड़ी भाषा बना लेंगे, है ना, खींचो। तथा ई एफ, जो हमारी ई एफ है, को बढ़ाने पर
सी जी जो हमने रेखा खींची है, सी जी बढ़ाने पर सी जी ई एफ को, है ना आपके पास में, ई एफ को डी बिंदु पर काटती है। तो ये रचना हमने कर ली। थोड़ी लैंग्वेज अजीब बनी है लेकिन सही बनी है, कोई परेशानी नहीं है आपके स्तर पे कि ए बी हमने ए बी के समांतर को सीजी रेखा हमने खींची। रेखा खंड होना चाहिए, रेखा ही है वैसे तो, और खींचो तब ई एफ को बढ़ाने पर सी जी ई एफ को डी बिंदु पर काटती है, जो कि हमें दिख रहा है इस डी बिंदु पर काट रही है। ओके, अब मैं इसके प्रूफ की तरफ जा रहा हूं, और मैं प्रूफ यानी कि हिंदी में इसको उपपत्ति कहते हैं, है ना, और अंग्रेजी में इसको प्रूफ भी लिख सकते हैं। अगर आपको इस शब्द से थोड़ी एलर्जी है तो प्रूफ, है ना, प्रूफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, भाषा दोनों अच्छी हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा हिंदी, आप लोग हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो हिंदी में तो पकड़ ठीक ठाक होनी चाहिए, अंग्रेजी में तो जो है होगा ही, देखा जाएगा। तो प्रूफ के अंदर हमें क्या करना है? प्रूफ के अंदर अब चित्र में मेरे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटे, बस इन्हीं का खेल है। वी हैव एक ट्रायंगल मेरे पास में ए ई एफ, एक ट्रायंगल है मेरे पास सी डी एफ, दिख रहे हैं ना दो। अगर आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम सर्वांग क्षमता सिद्ध करेंगे। पहले ही पोल खोल दे रहा हूं, है ना, और उसके बाद सारी कहानी एक तरफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हम लोग ए ई एफ और सी डी एफ, है ना, जो ट्रायंगल है मेरे पास में ए ई एफ तथा जो सी डी एफ है, ट्रायंगल जो सी डी एफ है बेटा, सी डी एफ में बात करते हैं। ए ई एफ जो चोटी पर बैठा है ये वाला ए ई एफ, और सी डी एफ ये वाला है। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें कॉमन है, जरा इनको उठा करके फटाफट लिखो। सबसे पहली बात जो ए एफ है, ये जो ए एफ है, ये वाला हिस्सा, ये ए एफ, ये एफ सी के बराबर होगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको दिया है ऑलरेडी कि ए सी का मध्य बिंदु है एफ। तो जब एफ ए सी का मध्य बिंदु है तो जितना हिस्सा ये होगा उतना हिस्सा ये रहेगा। तो कारण में लिख सकते हैं दिया है, ये केवल आप ज्यादा डिटेल में ना जाएं, केवल लिख दें कि दिया है, चेक कर लो ऊपर। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि दो एंगल्स भी बराबर है। नंबर एक, ये वाला एंगल बराबर है इसके शीर्षाभिमुख कोण है, देख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं, बेसिकली हम लिख सकते हैं कि जो एंगल है ए एफ ई, चेक कर लो, ए एफ ई जो है बेटा, ए एफ ई मीन्स ए एफ ई, ये वाला जो एंगल है वो आपके पास में बराबर होगा किस एंगल के? सी एफ डी, है ना, एंगल आपके पास में सी एफ डी के। और इसको आप लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख, है ना आपके पास में कोण, है ना, शीर्षाभिमुख समझ में आ जाएगा। और एक बात और देखो बेटा कि जो एफ ए ई है इसके अंदर, एफ ए ई मीन्स ये वाला जो एंगल है, क्या ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा? सोच के देखो, बिल्कुल होगा भाई। ये दो समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ए बी रेखा इस सी जी के समांतर है, ए बी रेखा इस सी जी के समांतर है, और ये लाइन इसको ऐसे कट करती हुई जा रही है। जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा यहां मिल जा रहा है मुझे सी, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो आप लिख सकते हैं एंगल ई ए एफ बराबर होगा एंगल एफ सी डी, और लिख देंगे एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्यों है इस बारे में आप ज्यादा डिटेल नहीं देंगे, तो इतना हो जाएगा। अब ये कंफर्म हो गया, ये बड़ा अच्छी बात हो गई कि देखिए ये साइड बराबर है और इसके जुड़े हुए दो एंगल बराबर हैं। ये साइड बराबर है, ये एंगल जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल, कि एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता ये कहती थी, सर्वांग क्षमता से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है मेरे पास में, ठीक है ना, जो ट्रायंगल है मेरे पास में, कौन सा ट्रायंगल बेटा?
ट्रायंगल आपके पास में जो AEF है, चेक करो जो ऊपर रखा हुआ है, AEF है वो CDF के सर्वांगसम होगा। AEF जो है वो सर्वांगसम होगा ट्रायंगल CDF के। AEF, ये जो AEF है ये इस CDF के सर्वांगसम होगा ही होगा। मेरे भाई समझ में आ रही बात? अब वैसे भी सर्वांग क्षमता के नियम को समझ सकते हो कि एंगल A जो है वो C के बराबर, जो कि हम लिखा है ऊपर, एंगल A जो है वो C के बराबर है। और अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, ये भी एक अंतर कोण वाली प्रॉपर्टी बन रही है। तो मतलब E जो है, E एंगल वो आपके पास में D के बराबर हो जाएगा, और FF दोनों में कॉमन है ही है, इतना आपको कंफर्म है। जब ऐसा हुआ, जब ऐसा हो गया तो हमें क्या हासिल हुआ? तो हमें क्या हासिल हुआ? हमें एक चीज और हासिल हो गई। अगर ऐसा हमें प्राप्त होता है, दोनों सर्वांगसम हैं, तो हमें एक बात और प्राप्त हो गई। फिर क्या प्राप्त हुई? देखो ध्यान से देखना, जो मैं लिखना चाह रहा हूं आपको समझाते हुए लिखना चाह रहा हूं। जब ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है तो इनके बाकी CP/CT वाली प्रॉपर्टी से बाकी अंग भी तो बराबर होंगे आपके पास में। तो जो AE होगा, समझ में आ रही बात, वो CD के बराबर होगा? नहीं होगा भाई। देखो ये कोण बराबर है ना, इस कोण के बराबर की जो साइड है वो इस कोण के बराबर की साइड के बराबर होगा। तो ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, कि जो AE है बेटा, AE वो समांतर होगा, सॉरी समांतर नहीं, बराबर होगा, बेसिकली बराबर होगा किसके? DC के, DC के। अब लेकिन हमें एक बात पता है, लेकिन हमें एक बात पता है, लेकिन यहां लेकिन लिख सकते हैं, लेकिन कोई बुरा शब्द नहीं है, लिखा जा सकता है। लेकिन AE मेरे बेटे वो बराबर है आपका BE के या EB के। ऐसा क्यों है? दिया है, क्योंकि ये जो E है वो AB का मध्य बिंदु है, तो उसको आप लिख सकते हैं दिया है, ठीक है ना, दिया है। अब AE DC के बराबर था, AE EB के बराबर, तो आप ये कह सकते हैं कि जो EB है वो हमेशा, या BE लिख लो इसको, BE थोड़ा बढ़िया लगेगा, BE है ना, BE। तो BE जो होगा वो DC के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो हिस्सा है ये इसके बराबर हो गया। अब BE DC के बराबर हो गया, और BE DC के समांतर भी है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में बात करो। समांतर चतुर्भुज ये कहता था कि अगर हमारे मेरे मुझे समांतर दिखाने के लिए सिर्फ एक काम कर दो, समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए, कि क्या होता था उसके अंदर, कि आप इसके अंदर जो दो साइड्स हैं, जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड, अगर ये साइड आपस में समांतर हो जाएं और बराबर भी हो जाएं, केवल एक कंडीशन, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और जो कि है कि ये दोनों साइड्स अगर देखा जाए, EB या BE जो है वो DC के बराबर है और समांतर भी है। तो हम कह सकते हैं तथा, यहां पे एक चीज लिख लो, तथा BE जो है बेटा वो समांतर भी है DC के। और ऐसा क्यों है? क्योंकि AB समांतर थी किसके? CG के। हमने रचना में की थी, रचना से, किससे? रचना से ये बात हुई थी हमारी, अभी थोड़ी देर पहले रचना में गए थे ना, तब ये काम हुआ था। तब ये कह सकते हैं हम लोग आसानी से कि जो EBCD है, EBCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये कंफर्म है कि यही साइड समांतर नहीं होंगी। तब हम ये कह सकते हैं, अतः ये कहा जा सकता है कि जो ED रहेगी वो समांतर रहेगी BC के। चेक कर लो, ये पूरी की पूरी भुजा इसके समांतर रहेगी, या इसका कुछ हिस्सा, ED का कुछ हिस्सा यानी कि EF, जो EF होगा वो समांतर रहेगा BC के, जो कि हमारी थ्योरम प्रूव करने का बोल रही थी हमें। चेक कर लो, ये देखो ये प्रूव करना था। तो प्रमेय बड़ी आसान से आपने समझी होगी, बहुत ध्यान से। एक पार्ट और प्रूव करेंगे जो प्रमेय का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल क्वेश्चंस के अंदर करते हैं। तो आई थिंक अब आपको मैं इतना कह रहा हूं कि थोड़ी सी स्पेस मुझे चाहिए ताकि मैं उस पार्ट को भी, यानी कि ये BE मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा यहां से, तो रचना वाले हिस्से को मैं रफ कर रहा हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके जो आपको ठीक ठाक लगता हो उस हिसाब से
बात कर लें, ठीक है। आपके पास में देखिए, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, एक पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, अब मैं सेकंड पे जा रहा हूं नाउ। अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट पे। अगर एक बात देखी जाए, एक बात देखी जाए, जब हमने इनको प्रूफ किया था कि त्रिभुज आपके पास में जो ए ई एफ है वो सर्वांगसम दिखाया था त्रिभुज सी डी एफ के, तो मेरे बेटे, मेरे भाई, हमने इन दोनों के सारे अंग बराबर होंगे भाई। सीपीसीटी, जैसे सीपीसीटी से तो आया था ये, सीपीसीटी से हमने ये लिखा था, ये जो लिखा था ए ई बराबर डी सी, ए ई बराबर डी सी। तो इसका मतलब जो इसके सामने का जो कोण होगा, मतलब ये ए वाला कोण किसके बराबर था, इस वाले के बराबर था ना, तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये वाली, इसके सामने की भुजा जो होगी ये वाली बराबर होगी। तब हम ये कह सकते हैं कि जो ई एफ है इस शुड बी इक्वल एफ डी के, या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना आपके पास में। लेकिन एक बात क्लियर है, लेकिन शब्द लिख लो फिर से, लेकिन हमें एक बात पता है कि जो ई एफ है ना, ई एफ है बेटा, ई एफ नहीं, एफ डी जो है, एफ डी जो है, जो एफ डी नहीं, सॉरी, मैं कह रहा हूं पूरा ईडी जो है वो हमेशा बराबर होगा बीसी के, या नहीं होगा? और अगर मैं दोनों पक्षों को ईडी के भी बटे 2 कर दूं और बीसी के भी बटे 2 कर दूं, तो ध्यान से देखना क्या होता जा रहा है इसके अंदर, बहुत आसान चीजें हो रही हैं। ईडी का आधा, इस ईडी का आधा तो ईएफ है, ईएफ है आपके पास में, या एफडी है, एक कर लो ना, ये काम कर लो ना। इस ईडी का जो आधा है, इस ईडी का जो आधा है मेरे भाई, वो क्या है, वो क्या है? क्योंकि हमने इसको इसके बराबर दिखाया, तो जितना ये हिस्सा उतना ही हिस्सा ये हो गया, क्लियर कट है ना आपके पास में। या ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, एक काम कर लो ना, इस ईडी को क्या लिख सकते हैं, मैं 2 गुणे ई एफ भी तो लिख सकते हैं, अगर ऊपर वाले को तो हमने देख ही दिया है, क्योंकि आपको पता है ना भाई, आपको पता है ना कि ई एफ एफ डी के बराबर है, तो जितना ये है उतना ये है। तो हमने क्या करा, हमने ईडी को लिख दिया कि ई एफ प्लस एफ डी बराबर बी सी। अब समझ में आएगा? अब इस एफ डी को भी ई एफ रख दो, तो ई एफ प्लस ई एफ बराबर बी सी, या 2EF बराबर आ जाएगा BC, या EF का मान जो आ जाएगा हो जाएगा BC बटे 2। तो देख लो, चेक कर लो, हमारे पास में चेक कर लो, इसका दूसरा हिस्सा भी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसका क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, एक पर में और है, और मैं पहले उसका स्टेटमेंट आपके सामने लिख दूं, तब उसको भी प्रूव करता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और जो भी करना करिए। चलिए जी, अब बेटा आपके स्क्रीन पे इस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर 8.21 पर में और बचती है, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं, और इन क्वेश्चंस के बाद आसानी से आप क्वेश्चंस के अंदर घुस पाओगे, ठीक है ना, सॉरी एक्सरसाइज के अंदर घुस पाओगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है तेरे स्टेटमेंट पे ध्यान दे, ये परमें जो है वो 8.9 की बिल्कुल विलोम परमें है, और प्रूफ भी ऐसे ही करना है आपको। प्रूफ इसका एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कोई जरूरी नहीं है प्रूफ, लेकिन फिर भी मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरा कभी कभी मौका लगेगा, बार बार थोड़ा ना वीडियो अपलोड होती है, तो मैं इसको प्रूफ में करके जाऊंगा। प्रूफ कैसे करना देखते जाएं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है, हम एक चित्र से समझाते हैं। तो ये मेरे पास अगर ए बी सी डी कोई भी एक त्रिभुज है, तो भाई साहब कह रहे हैं किसी इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु, सपोज कर लो इसका मध्य बिंदु मैंने ई ले लिया, इस मध्य बिंदु से जाने वाली एक रेखा खींचनी है जो बीसी के समांतर हो, तो ऐसी तो खींचेगी या नहीं खींचेगी? केवल इतनी खींच लें, अभी बाद में देखेंगे आगे का। तो वो ये कह रहा है कि जो पॉइंट मिलेगा ना मेरे पास में ये वाला एफ, अगर ई ए बी का मध्य बिंदु है और बीसी के समांतर ई एफ खींची जा रही है, तो भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो एफ है ना ये भी इसका मध्य बिंदु बनेगा, मतलब ए एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा। ये प्रूफ करना है इस परमे के अंदर। परमे के अंदर प्रूफ करने का तरीका सेम रहेगा जो मैंने किया है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि दिया क्या है, हम लोगों को ऐसी क्या चीज दे दी है उसने, ठीक है। दिया है, हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में
ई ए बी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है बेटा, मध्य बिंदु है। और अगर ये मध्य बिंदु है तो कंफर्म सी बात है कि ए ई शुड बी इक्वल होनी चाहिए बी ई के, इसे भी हमने साथ साथ लिख दिया। तथा एक बात और है कि जो ई एफ आया है वो समांतर है बीसी के, ये भी हमें दिया गया है ना आपके पास में। इतना देने के बाद में रचना पे अगर बात करें, सिद्ध क्या करना है उसको थोड़ा ध्यान दें। सिद्ध करना है बेटा, हमें सिद्ध करना है कि जो ए एफ है वो बराबर होगा एफ सी के, ये वाला जो हिस्सा है ए एफ वो एफ सी के बराबर होगा। ओके, कंफर्म, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब हमें एक रचना करनी पड़ेगी इसके अंदर, तब जाके हम बात करेंगे रचना। और रचना वही करेंगे जो अभी की थी कि ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे ऐसी जाती हुई जो सी जी सपोज कर लो होगी। फिर ई एफ को हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, जो कि इसको कहीं ना कहीं डी पॉइंट पे कट कर जाएगी। तो मेरे पास दो ट्रायंगल, तो वही लिखेंगे हम कि ए बी के समांतर सी जी रेखा खींचो, है ना, खींच दी। और ई एफ को बढ़ाने पर आगे बढ़ाने पर ई एफ या ये कहें ई एफ सीजी को, इस सीजी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर काटती है ना। जो लैंग्वेज पहले भी लिखी थी वो भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, काटती है। अब कहोगे सर जी ये ई एफ इस सीजी को कैसे काट रही है, तो आगे बढ़ाने से तो काटेगी, तो अंडरस्टूड बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्टेटमेंट लिखने में काम चल जाएगा। तो अब आप करते हैं उपपत्ति, है ना, आपके पास में उपपत्ति ऐसे लिखा जाता है क्या, कि थोड़ा सा देख लें हम भी, उपपत्ति ऐसे लिखा जाता है। अरे इसमें भी नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, आप करेक्शन कर लेना। अंग्रेजी में इसको प्रूफ कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं मानते, आप लोग करेक्ट कर लेना बेटा अगर कुछ उपपत्ति लिखने में दिक्कत है तो। चलिए अब मेरे पास दो ट्रायंगल सीधे सीधे हैं, एक ये जो था कि एक तो ट्रायंगल ए ई एफ तथा दूसरा मेरे पास में था ट्रायंगल सी डी एफ, है ना। इन दोनों में बात करो, बात खत्म हो जाएगी। अभी सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें पता है वो ये पता है कि ये वाला जो एंगल है मेरे भाई वो इसके बराबर है ना, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है जी, ठीक है जी, ओके, ठीक है, एक मिनट जरा ठीक है, चलिए देखिए जरा कैमरा चेक करना था थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। एक मिनट यार, थोड़ा दिक्कत हो रही है माइक में भी। अब ठीक है, ओके। तो देखिए अब क्या करना है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ए एफ ई है वो बराबर है एंगल सी एफ डी के, और ये शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे हैं, शीर्षाभिमुख, है ना, इतना कंफर्म है। एक चीज और देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा होगा, चूंकि एक बात क्लियर है, ये लाइन इसके समांतर है तो ये पूरी लाइन इसके समांतर होगी, कंफर्म सी बात है। और रचना के हिसाब से हमने इसको इसके समांतर कहा है ना। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि देखो, चूंकि एक बात सुन ले मेरी, कि जो ए बी है इसके समांतर हमने लिए सी जी, ठीक है, और जो हमारी ई एफ या ई डी कहें, ई डी वो समांतर है बी सी के। ये सब रचना से बातचीत है, रचना से आप बात करें तब समझ में आएगा, रचना से। तो इसीलिए हम एक बात कह सकते हैं कि जो ये बीई जो डीसी है एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है।
तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो उसके सामने की साइड, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो कहने की बात ये है, हम इसको बीच में घुसाए हैं और इसके बाद फिर वापस यहीं आ जाते हैं कि जो हमारी ये जो BE है ये बराबर हो जाएगा किसके, DC के, और BE ऑलरेडी AE के बराबर है। चेक कर लो, चेक कर लो, BE जो है वो AE के बराबर है, दिया है तो इसको हम AE लिख सकते हैं बराबर DC। तो इसका मतलब ये रहा कि जब हम त्रिभुजों में बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी तो ये मिल जा रही है, एक ये प्रॉपर्टी मिल जा रही है, तो इसका कारण लिख दो, चूंकि AE बराबर किसके है, BE के बराबर है, ये दिया है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई इसमें, एक तो एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो गया इसके, और साथ ही साथ ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर हो गई। तो बस एक चीज और दिखा दो कोई, और वो दिख रहा है आपको, क्योंकि ये लाइन समांतर इसके, तो एंगल A एंगल C के बराबर है। तो आप दिखा सकते हैं कि एंगल EAF इज इक्वल टू होगा एंगल C, एंगल D CF के, और उसको लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये कहने की बात ये हो गई, कंफर्म सी बात ये हो गई कि एंगल साइड सर्वांग क्षमता वाला कॉन्सेप्ट बन जा रहा है दोनों त्रिभुजों में। सर्वांग क्षमता से जो ट्रायंगल मेरा ये था जिसको मैं लेके चला था इन दोनों को, AEF वो सर्वांगक्षम हो जाएगा बेटा ट्रायंगल किसके, CDF के, है ना। और अगर ऐसा हो जा रहा है तो फिर भुजाएं सारी बराबर हैं आपस में, फिर सीधी सी बात ये है, ये वाली जो भुजा है वो बराबर होगी इसके। इसका मतलब AF इज इक्वल टू हो जाएगा FC बाय CPCT, है ना, या CPCT से। और प्रूफ क्या करना था, चेक कर लो, है ना आपके पास में। तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस प्रमेय का प्रूफ आपने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और क्वेश्चंस के अंदर आप दो क्वेश्चन इस पे करते हैं फटाफट, फिर समझ में आएंगी बातें। और चलो जी, आपकी स्क्रीन पे इस इंट्रोडक्शन का ये पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, और इसको सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, नियम कानून वही इस्तेमाल करेंगे जो भी बताए हैं, कुछ अलग से चीज नहीं करेंगे, और जो पीछे पड़ी उन बातों का थोड़ा ध्यान रखते हुए। कह रहा है कि ABC में एक ट्राइंगल है ABC, DE और F क्रमशः भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु हैं, जो कि दिख रहे हैं। AB का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु E है, और AC का मध्य बिंदु F है। ओके, दर्शाइए कि बिंदु EF DE तथा F को मिलाने से त्रिभुज ABC 4 सर्वांगक्षम त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। मतलब आप देख भी पा रहे हैं इसके अंदर 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। हमें यह प्रूव करना है कि चारों के चारों सर्वांगक्षम है। सर्वांगक्षम प्रूव करने के लिए हम सर्वांगक्षमता की तरफ नहीं जाएंगे, हमने चतुर्भुज का सहारा लिया है। चतुर्भुज के सहारे से ही हम बात करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो बेसिकली, और उसके विकर्ण को ऐसे मिला दें तो ये 2 सर्वांगक्षम त्रिभुजों में टूट जाता है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमेशा समांतर चतुर्भुज को 2 सर्वांगक्षम त्रिभुजों में बांट देता है। तो इसी बात का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सिर्फ इतनी बात देखेंगे, क्या देखेंगे कि कौन कौन से इसमें समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, जो कि दिख रहे हैं आपको। अगर ध्यान दें, मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूं और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अभी केवल और केवल एक चीज का ध्यान दो। क्या ध्यान दो, हमारे पास में अगर मैं बात करूं, ऊपर से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो लाइन है DE जो है, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं कि DE जो है वो समांतर है, सीधी बात है, समांतर है AC के, समांतर है AC के। आप कहोगे सर कहां क्वेश्चन में ये बात कही है? भाई अभी प्रमेय पढ़ के आए हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो सबसे पहली जो 8.9 प्रमेय थी उसमें क्या था, त्रिभुज की किन्हीं 2 बिंदुओं का मध्य बिंदुओं को अगर मिला देते हैं तो वो जो रेखाखंड निकलता है वो त्रिभुजा के समांतर होता है। इसका हम लोग, यानी कि हम लिख भी सकते हैं, प्रमेय कौन सी थी हमारे, प्रमेय, इसको लिख दो मध्य बिंदु प्रमेय। उसका स्टैंडर्ड नाम था ना एक, मध्य बिंदु प्रमेय से, है ना। ये बात आप लिख सकते हैं, प्रमेय से, ऐसा लिख सकते हैं। और इतना करने के बाद में क्योंकि AE समांतर है AC के, और ये भी बात क्लियर है कि जो DE है वो आपको आधी होगी AC के,
बात समझ पा रहे हो? अब मेरे भाई एक बात ध्यान दो कि जो DE है वो आधी है AC का, और AC का आधा तो हम AF भी कह सकते हैं। 1/2 AC का आधा, AC का आधा क्या होगा? AF कह सकते, नहीं कह सकते? या AC का आधा क्या कहा जा सकता है? AC के आधे को हम AF कह सकते, नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना भाई। ये जो आपके पास में AC है, इसका ये मध्य बिंदु ही तो है, तो ये वाला आधा आधा हो गया ना, कंफर्म होगी बात। और इसके अंदर तथा एक बात और कंफर्म हो रही है हमारे पास में कि जो DE है ना बेटा, वो समांतर है AC के, है ना। लेकिन AC को ना लिख करके मैं AF लिख दूं, कोई समस्या है क्या भाई? ये रेखा इसके समांतर है तो इसके भी तो समांतर होगी, थोड़ी सी बढ़ा देंगे या घटा देंगे, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है। मतलब ये जो रेखा है वो इस पूरी रेखा के समांतर है, तो इस छोटी रेखा के भी तो समांतर होगी, तो ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि चतुर्भुज का, एक चतुर्भुज आपको दिख रहा है ADEF, ADEF का आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो हम कह सकते हैं, सीधी बात है, अतः हम ये कह सकते हैं ए, तब हम ये कह सकते हैं कि जो ADEF एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज है ना। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है, जिसमें हम ये बात कर सकते हैं, जिसमें जो DF है विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है ना। आपके पास विकर्ण है, विकर्ण है। और विकर्ण मतलब इसको दो त्रिभुजों में डिवाइड कर रहा, तो इसका मतलब हमारे पास में त्रिभुज है ADF, वो सर्वांशम होगा आपके पास में किसके? ADF सर्वांशम हो जाएगा किसके? ADF किसके सर्वांशम हो जाएगा? ADF लिखो है, इन्होंने लिखा है ADF ना लिख करके इन्होंने लिखा DAF, कोई बात नहीं। तो चलिए हम ADF से बात करते हैं। तो ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज ADF किसके सर्वांशम हो जाएगा? इसके, क्योंकि इसके अंदर क्या खास बात रहेगी? ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला तो बराबर हो जाएगा। ADF हो जाएगा सर्वांशम EDF के, किसके? ट्रायंगल EDF की। तो हमने क्या किया? इस नंबर 1 को नंबर 2 के सर्वांशम दिखा दिया है। क्योंकि आप एक लाइन लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करता है। लिखना चाहो लिख दो यहां पे कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ठीक है। समांतर चतुर्भुज को, ठीक है, समांतर चतुर्भुज को किसको? समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांशम त्रिभुजों में विभाजित करता है, दो सर्वांशम त्रिभुजों में, है ना, विभाजित, ठीक है ना, आपके पास में करता है, ठीक है। और यही खेल हमें करना है इसमें 3 बार। बात समझ में आ रही है? बात कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। इसको थोड़ा मैंने अलग लिखा है, तो उसको मैं एनसीईआरटी से मैच करा देता हूं, और वो मैच इस तरीके से हो जाएगा। तो इन्होंने जो कहा है DAF जो है, इसको कहा है ट्रायंगल DAF यानी कि ऊपर एक नंबर वाला वो सर्वांशम हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ताकि आपको दिक्कत ना हो, FED के, ट्रायंगल FED के। ये तब हुआ जब मैंने इस चतुर्भुज के अंदर बातचीत करी, ठीक है मेरे भाई, इसके अंदर। तो अगर हम लोग इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज हमारे पास और भी बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं? BEFD में अगर हम बात करें तो एक चतुर्भुज बन रहा है एक त्रिभुज ये बी में। आपके पास में एक चीज ध्यान दो कि जो DE है, DE विकर्ण है ना, और विकर्ण है। तो फिर यही कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे हम लोग, तो आपको दिखाई देगा
कि जो BED है ना, BDE है, जो ट्राइंगल BDE है वो बेटे सर्वांगसम हो जाएगा आपके पास में, यानी कि ये वाला ट्राइंगल सर्वांगसम हो जाएगा इसके, किसके, जो अभी 2 नंबर वाला है, ये 3 नंबर 2 नंबर के साथ चला जाएगा, यानी कि FED के आपके पास में। अब ये काम हो गया, इसी प्रकार करना था यहाँ, इसी प्रकार है ना। अब हमने इसकी बात कर ली, देखो एक बार तो ये ट्रायंगल, पहली बार तो ये ले लिया था, 1 और 2 को कर दिया, फिर हमने इस वाले को ले लिया तो ये हमारा 3 और 2 हो गया, अभी 4 बचा है, तो अब इसको और इसको ले लो, है ना आपके पास में। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज कैसे बन रहे हैं आपको पता है ना, क्योंकि आप ध्यान दोगे कि ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ये इसके समांतर होगी, है ना आपके पास में, इसलिए ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है तो इसके समांतर होगी, यही हम चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं, इसी वजह से बन रहे हैं समांतर चतुर्भुज आपके पास में। DECF में आप देख पा रहे हैं जो EF है वो विकर्ण है, वो क्या है, विकर्ण है। तो सीधी बात है, इसी स्टेटमेंट का सहारा ले लो, तो जो ट्रायंगल आपके पास में बनेगा कौन सा, FED, वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल EFC के, ट्रायंगल EFC के, तो ये वाला आपके पास में इसके, तो यही करना था, एक ही हो गया, देखो चेक कर लो, और ये चेक कर लो, और ये चेक कर लो, हो गई बात, चारों आपस में सर्वांगसम रहेंगे, इसमें कोई दूसरी वाली बात नहीं है। तो अब इसका एक एग्जांपल और बचता है, उसके बाद एक्सरसाइज के अंदर प्रवेश करते हैं, पूरा दिन हो गया शूट करते हुए। चलिए जी, अब इस इंट्रोडक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए कह रहा है कि LM और N 3 समांतर रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखाएं P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित हैं कि LMN रेखा P पर समान अंतःखंड AB और BC काटती हैं। मुझे लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं। देखो उसने क्या कहा है कि एक रेखा L है, एक रेखा M है, एक रेखा N, ये तीनों पहली बात तो समांतर है, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, सीधी बात है, दिया हमें, अगर कुछ लिखना पड़ेगा तो हमें लिखना पड़ेगा कि L समांतर है M के, समांतर है N के, ये तीनों समांतर है, आपस में परस्पर समांतर है। और 2 रेखाएं और हैं P, एक रेखा P एक Q है, ये P इस तीनों रेखाओं को समान अंतःखंड काट रही है, जैसे AB और BC। इसका मतलब यह है कि हमें एक चीज और दिया है तथा करके कि AB बराबर है BC के, समान अंतःखंड काटने का मतलब यही तो है, AB BC, है ना। तो दर्शाना है कि LMN जो है, LMN ये रेखा है, Q पर भी समान अंतःखंड, ये DE और EF दिखाना है हमें बराबर है। तो मेरे को सिद्ध जो करना है बेसिकली, वो सिद्ध करना है कि जो DE है वो समांतर है EF के। बड़ा आसान है, जितना ड्रामे वाला क्वेश्चन है उससे बहुत ही ज्यादा इसका आसान हल है। तो इसमें एक रचना हम थोड़ी सी कर लेंगे, ताकि हमारे पास अभी कोई त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई समांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो बात नहीं बन पा रही है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें एक को F से मिला ले रहा हूं, एक को F से मिला ले रहा हूं, फिर देखो क्या कलाकारियां होती हैं। तो मैंने क्या करा रचना के अंदर, ठीक है, AF को मिलाया। अब मिलाने से क्या हुआ, देखो हमारे पास एक ट्रायंगल बना है, ACF। देखो ट्रायंगल ACF में अगर हम बात करें, अभी हमने 8.10 एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा के मध्य बिंदु तथा उसकी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो सामने वाले को भी उसी अनुपात में डिवाइड करती है, करी है ना प्रमेय। तो हम ये कर सकते हैं, जब AB बराबर है BC के तथा ये भी कंफर्म है, इस पॉइंट को कुछ बोल दे रहे हैं, बीच में जो पॉइंट आ जा रहा है इसको, पॉइंट को हम G बोल दे रहे हैं, और ये भी कंफर्म है कि जो BG है वो समांतर है CF के, ये समांतर है इसके। तो भाई ये कंफर्म हो गया। तब हम ये कह सकते हैं कि जो AG होगा वो बराबर होगा GF के, क्योंकि प्रमेय नंबर मध्य बिंदु प्रमेय से, किससे, मध्य बिंदु
मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, क्योंकि वो दूसरी प्रमेय उसकी विलोम थी ना जो मैंने प्रूफ किया है। इसको यही छोड़ दो, इसको 1 नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब आ जाओ, एक ट्रायंगल और बन रहा है FAD, है ना। अब ट्रायंगल FAD में अगर हम बात करें, आप देखो इस रेखा का मध्य बिंदु तो G है, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर लिया है ना आपके पास में। इस रेखा का मध्य बिंदु G है और ये जो GE है वो AD के समांतर है। तो देखो चूंकि हमें पता है कि जो AG है वो बराबर GFK है, तथा ये भी कंफर्म है कि जो GE है वो समांतर है AD के, तीसरी भुजा के समांतर इस चतुर्भुज में, मतलब इस त्रिभुज के अंदर। तो आप वही प्रमेय लगाइए, इसके मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा इसके समांतर, तो सामने वाला भी बराबर ही होगा। तब हम कह सकते हैं कि जो DE है इट शुड बी इक्वल EFK, और लिख दोगे यही मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ऐसा सब कुछ हुआ है। तो ये मेरे को प्रूव, अरे नहीं बराबर दिखाना था ना, ये बराबर होगा, तो यही मेरे को प्रूव करना था, समांतर नहीं बराबर दिखाना था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। तो आई थिंक इसका इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज में बढ़ते हैं 2 मिनट में के बाद।